ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत सोमवार 28 अक्टूबर को ऊखीमठ में नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद विजयनगर अगस्तमुनि में रोड शो और रामलीला मैदान में जनसभा होगी। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और गणेश बुदियाल जैसे कई दिग्गज शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षाकर मनोज रावत का स्वागत किया। रावत ने कहा कि उनका मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। भाजपा की कुनीतियों का जवाब जनता मतदान में देगी। पौड़ी प्रशासन ने नयार उत्सव 2024 के तहत साहसिक खेलों का आयोजन किया, जिसमें एंगलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रैकिंग और साइकिलिंग शामिल है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। जिला पर्यटन अधिकारी खुशहाल सिंह ने बताया कि इस आयोजन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी। आयोजन में 8 किलोमीटर की राफ्टिंग और कयाकिंग की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें कई टीमें शामिल हुई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है, जबकि सरकार इसके पक्ष में नहीं दिख रही है। वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है कि चुनाव समय पर होंगे या कार्यकाल बढ़ेगा। खटीमा क्षेत्र में किसान पराली जलाकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने इस पर सख्ती से रोक लगाने का आश्वासन दिया है। पराली जलाने से पूरे क्षेत्र में धुंध छा गई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है। चंपावत में दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। जिले के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में विभाग ने तेल, मसाले और मिठाइयों के नमूने लेकर निरीक्षण किया। एक्सपायरी उत्पाद पाए जाने पर उन्हें नष्ट कर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है। वरिष्ठ खाद्य अधिकारी ने बताया कि नमूनों की जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जिले के बोराड़ी स्टेडियम में पहली बार राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित की गई है, जिसमें 7 जिलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि खेलों से युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद मिलती है और उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विरासत महोत्सव के तहत रविवार को देहरादून में विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ। वर्षों पुरानी कारें और दुपहिया वाहन लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया और पुराने वाहनों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। रैली में 42 दोपहिया और 22 कारों ने भाग लिया, जिनमें सगीर अहमद की 1942 की कार और विजय अग्रवाल की फोर्ड आकर्षण रहे। यह रैली अंबेडकर स्टेडियम से शुरू होकर पैसिफिक मॉल होते हुए विरासत महोत्सव स्थल पर समाप्त हुई। इस आयोजन ने विंटेज वाहनों के शौकीनों का दिल जीत लिया। दीपावली पर वन्यजीव शिकार की संभावना को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में 24 घंटे गश्त और सख्त निगरानी शुरू की गई है। वन विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। दीपावली के समय उल्लू समेत अन्य वन्यजीव शिकारियों के निशाने पर होते हैं। रेंजर विजेंद्र दत्त तिवारी ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि वन्यजीवों को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इस बार परेड का नेतृत्व 9 महिला कमांडर करेंगी। देहरादून पुलिस लाइन में होने वाली परेड में हर टोली की कमान महिला कर्मचारियों के हाथ में होगी। एसएसपी अजय सिंह परेड कमांडर होंगे, जबकि उनके साथ सेकंड इन कमांड के रूप में आईपीएस निहारिका सिंह और अर्थ इन कमांड सीओ रीना राठौर होंगी। यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। परेड में ज्यादातर नए कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस सुधार के लिए अभ्यास की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पर 130 नई BS6 बसों का लोकार्पण किया। इन हाईटेक बसों में पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार की उम्मीद है। सीएम धामी ने कहा कि यह कदम राज्य के विकास को गति देगा और जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसें भी संचालित होंगी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक वाहनों का अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वां संस्करण सुना। इस मौके पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल के संदेश को दोहराते हुए कहा कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें
उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की भी सलाह दी और प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। सीएम धामी ने कहा कि डिजिटल युग में हमें एकजुट होकर जागरूक रहने की जरूरत है ताकि साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्दी ही यूटीईटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी ukuteti.com पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे और अपने अंकों का आकलन कर सकेंगे। यह परीक्षा 24 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा में लगभग 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिससे उम्मीदवारों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण पदों के लिए योग्यता का आकलन किया गया है। उम्मीदवार उत्तर कुंजी में किसी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ईमेल के माध्यम से अपने प्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठनात्मक चुनाव कार्यशाला में कहा कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान में लाखों नए सदस्यों को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने आपदा काल में भाजपा कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की और कहा कि सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने के प्रयास जारी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मजबूत संगठन के महत्व पर जोर दिया और भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारी समितियों के लिए 21-22 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। इस बार चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार मतदाता सूची की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी और 13 नवंबर को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। चुनाव चिन्ह 16 नवंबर को आवंटित होंगे, जबकि मतदान 21 नवंबर को होगा। सभी समिति प्रतिनिधियों का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा, जिससे राज्य में सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। रुड़की में ठसका गांव में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को 22 और नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 55 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर मरीजों की जांच और दवाएं दे रहा है। ब्लॉक के अन्य गांवों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर गुरनाम सिंह ने बताया कि पूरे जिले में डेंगू की जांच की जा रही है और संभावित रोगियों को उपचार दिया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन पोखरियाल ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और समय पर उपचार कराने की अपील की है। 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तरकाशी में पुलिस ने रविवार को फिर से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक अमरजीत सिंह के नेतृत्व में निकले इस मार्च में स्थानीय नागरिकों ने शांति बनाए रखने और जिला प्रशासन की निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है। बवाल की घटना की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक मनोज असवाल ने बताया कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पत्थरबाजों की पहचान के लिए गोपनीय सूत्रों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही सभी दोषियों की गिरफ्तारी के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के लेखक गांव में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का समापन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। समारोह में 15 से अधिक पुस्तकों का विमोचन किया गया और लेखकों को सम्मानित कर संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। महोत्सव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था और इस कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के साहित्यकारों ने शिरकत की। समापन समारोह में स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण कर महोत्सव की समाप्ति की। चारधाम यात्रा के अंतिम चरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। शीतकाल में दोनों धामों के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद होंगे। यात्रा संचालन सुचारू रूप से जारी है और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष यात्रा अवधि कम होने के बावजूद श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या ने दैनिक औसत में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा सेवाओं को बेहतर बनाने और आगामी यात्रा की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर महेश शर्मा ने दावा किया कि सरस्वती नदी अभी भी भारत में मौजूद है और केवल भूमिगत है। उत्तराखंड के माणा गांव से निकलने वाली यह नदी हिमालय में महाभारत कालीन भूकंप के कारण भूमिगत हो गई थी। शर्मा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से इस पर शोध की मांग की है। उन्होंने बताया कि नासा और इसरो ने भी इस नदी के पुराने मार्ग का पता लगाया है। शर्मा ने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी सिफारिश की, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को नई दिशा मिल सकती है। केदारनाथ उपचुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं और कांग्रेस ने यहां मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित कर चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरी ओर भाजपा अपने प्रत्याशी चयन को लेकर असमंजस में है, जिससे आंतरिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा के लिए यह उपचुनाव अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीट उनके हिंदुत्व एजेंडे से जुड़ी हुई है। अयोध्या और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख आध्यात्मिक क्षेत्रों में हार के बाद भाजपा केदारनाथ में हर कदम फूंक फूंक पर रख रही है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर स्थानीय मुद्दों को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया है।
उत्तराखंड के 108 इमरजेंसी सेवा कॉल सेंटर को परेशान करने वाली कॉल्स की भरमार झेलनी पड़ रही है। कॉल सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने कुल 52,825 कॉल्स में से केवल 25% ही वास्तविक आपातकालीन थी, बाकी फर्जी कॉल्स थी। इनमें बिना जवाब दिए जाने वाले कॉल्स, गलत जानकारी देने वाले कॉलर्स और बार बार कॉल डिस्कनेक्ट करने वाले शामिल थे। कॉल सेंटर का स्टाफ कई बार उपद्रवियों को 24 घंटे के लिए ब्लॉक करने की प्रक्रिया अपनाता है ताकि इमरजेंसी सेवाओं में बाधा न आए। फर्जी कॉल्स की अधिकता से वास्तविक जरूरतमंदों को सहायता मिलने में कठिनाई हो रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 21 संविदा पदों के लिए भर्ती जारी की है। इन पदों पर आवेदन के लिए BTech, BE, MSc, PhD होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 80,000 से 1,25,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। ये पद 1 वर्ष के लिए होंगे, जो 3 साल तक बढ़ाए जा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।